तो बोन अपना होता है, मसल्स हमारी अपनी ओरिजिनल होती है, नर्व्स, वेसल्स सब कुछ रिटेन करते हैं और मोस्ट ऑफ द लिगामेंट्स को भी रिटेन करते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट नाम सुन के घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली है मेजर सर्जरी, लेकिन ऐसा नहीं है कि घुटना निकाल के नया लगा रहे हैं। आपकी बाकी चीज़ों को भी इफेक्ट हो रहा है, आप बाहर नहीं निकलोगे डिप्रेशन होगा, आप चलोगे नहीं, आपके हार्ट में, आपके लंग्स में जो है प्रॉब्लम आएगी। पेन किलर्स लोगे, लिवर किडनी को फर्क पड़ेगा। अगेन कार्टिलेज डैमेज होना स्टार्ट हो गया है, बट पूरा डैमेज नहीं हुआ, ये बहुत मिनिमल सा 10-15% डैमेज हुआ है। तो हमें सारे प्रिकॉशन स्टार्ट कर देने चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत देखने के लिए मिलती है वो है घुटनों में दर्द। चलने में आपको काफ़ी तकलीफ होगी, बैठने में, कहीं आप एक जगह अगर बैठ गए तो उसके बाद जब खड़े होंगे तो जो दर्द होता है वो सिर्फ वही इंसान महसूस कर सकता है जिसके घुटनों में सही में दर्द हो रहा होता है। और उस उम्र में जब उम्र बढ़ रही होती है तो आप किसी और का सहारा भी नहीं लेना चाहते, लेकिन आपकी स्थिति वो हो जाती है कि आपको किसी का सहारा लेना ही पड़ता है। और आखिर में आपके पास जो ऑप्शन है वो है नी रिप्लेसमेंट का। नेशनल खबर की पूरी टीम जो है अभी गुड़गांव में मौजूद है और ये मिरेकल्स हेल्थ केयर है। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर सुमित आनंद, जो कि MBBS हैं, MS हैं ऑर्थोपेडिक, और इन्हें 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो रहा है। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले मेरा सवाल होगा, जैसे मैंने नी रिप्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था तो 2.5 लाख के आसपास आंकड़ा आता है हर साल नी रिप्लेसमेंट का। तो इसके पीछे क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या हर साल जो है निकल कर आती है सामने? तो आपने ये जो पॉइंट आउट किया कि 2.5 लाख सर्जरीज, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज एवरी ईयर हमारे यहाँ हो रही है। हाँ, ये काफ़ी बड़ा काउंट है, क्योंकि अगर हम पहले देखें 2000-2001 में ये काउंट था लगभग 5 से 10 हज़ार, इतनी ही सर्जरीज होती थी हमारे यहाँ ऑल ओवर द कंट्री इन अ ईयर। लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है इस नंबर का। उसमें कई कारण हैं। तो सबसे पहले जो मैं कहूँगा कि इसका डिमांड या नीड जो है वो बड़ी है। डिमांड बढ़ने का कारण अगेन ये है कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है पिछले कुछ डिकेड्स में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होने की वजह से जो एज ओल्ड, बिकॉज प्रॉब्लम ही है जो वो ज़्यादातर ओल्ड लोगों में होती है, 60+ में होती है। तो जब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, हम ज़्यादा दिन जी रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम होना लाजमी है। अगर ये प्रॉब्लम होती है तो अगेन लोग चूँकि लंबा जिएंगे तो वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो दे आस्क फॉर अ सोल्यूशन एंड दिस इज़ अ सोल्यूशन। दूसरा ये है लाइफस्टाइल हमारी ऐसी है कि हम ज़्यादातर बिना एक्सरसाइज के बैठते हैं, सेडेंट्री लाइफ है हमारी, IT जॉब्स हैं मोस्टली, है ना। एक्सरसाइज नहीं करने के अलावा हम खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस या विटामिन्स की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। कैल्शियम ना होने की वजह से बोन्स वीक होते हैं, टेढ़े होते हैं, दैट प्रीडिस्पोजेस टू आर्थराइटिस। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो कंट्री है इज़ गोइंग टू बी द ऑस्टियोआर्थराइटिस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इतनी ज़्यादा संख्या में आर्थराइटिस यहाँ पे है। तो ऑब्वियसली जब डिमांड बढ़ता है तो सर्जरीज के काउंट बढ़ रहे हैं। और अगेन सर्जरी जो है ये सक्सेसफुल भी बहुत है, आउटकम इसका प्रिडिक्टेबल है। हम पहले मिसकॉन्सेप्शंस इतने थे कि ऑपरेशन के बाद आप चल नहीं पाओगे, पैर मोड़ नहीं पाओगे। अब हम देखते हैं आसपास के लोग हैं वो तो बहुत अच्छा चल रहे हैं ऑपरेशन के बाद। तो अवेयरनेस बढ़ी है, लोग अब जो है मिथ से बाहर निकल रहे हैं, दे आर गेटिंग ऑपरेटेड अगेन, इसलिए काउंट बढ़ रहा है। और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होने की वजह से सर्जरी एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अब प्रिडिक्टेबल है, अच्छा आउटकम है। थर्ड थिंग इज़ अफोर्डेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी भी अब काफ़ी बढ़ गई है। गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि इम्प्लांट प्राइसेस कम होने की वजह से, फिर ये सर्जरी अवेलेबल भी अब पहले सिर्फ मेट्रोज़ में होता था, अब कई Tier 2 सिटीज़ में भी ये सर्जरी अवेलेबल है। इन सब कारणों से जो है सर्जरी का काउंट 2.5 लाख पहुंचा है ऑन एन एवरेज। बट आपको सरप्राइजिंग लगेगा कि ये काउंट अभी भी बहुत कम है। हम अगर US जैसी डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करें तो वहाँ का पॉपुलेशन इज़ लेस देन 1/5। जैसे वहाँ 30-35 करोड़ का पॉपुलेशन है, बट वहाँ एनुअली 10 लाख से भी ज़्यादा सर्जरीज होती हैं, 10 से 15 लाख। तो हमारे पास अभी भी बहुत बड़ा गैप है, डेफिसिट है, पोटेंशियल है, विच विल इवेंचुअली आई थिंक ग्रो। आने वाले टाइम में हम और ज़्यादा सर्जरीज कर पाएंगे और लोगों को आराम दे पाएंगे। नी रिप्लेसमेंट को लेकर जब हम किसी से बात करते हैं तो लोगों के मन में सिर्फ इतना ही आता है कि हमारे जो घुटने हैं उन्हें रिप्लेस किया जाएगा। तो क्या इसके भी कोई तरीके होते हैं, क्या इनमें भी डिफरेंसेस हैं?
बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बहुत बड़ा जो मन का भय होता है कि नी रिप्लेसमेंट, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट है, पूरा का पूरा नी जो है हम निकाल के और मेटल से रिप्लेस कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक्चुअल नी रिप्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ बोन ट्यूमर में किया जाता है। जैसे कि आप सपोज करो कि ये हमारी नी जॉइंट है, ये ऊपर की हड्डी है और इसके लोअर पार्ट में हमारे ट्यूमर हो गया है, तो हमें पूरा का पूरा बोन काट के और फिर मेटल का इम्प्लांट लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट जो इन जनरल नी रिप्लेसमेंट की हम बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेज का रिप्लेसमेंट होता है या नी रीसर्फेसिंग होता है इन टेक्निकल टर्म्स। तो उसमें क्या है कि हड्डी के ऊपर जो ये कार्टिलेज की लेयर है ये एक्चुअली डैमेज है, हम इसे बस चेंज करते हैं, इसको हम स्मूदन आउट करके और अपनी ओरिजिनल हड्डी के ऊपर इम्प्लांट का कैप लगा देते हैं विच इज़ मेटालिक। तो बोन अपना होता है, मसल्स हमारी अपनी ओरिजिनल होती है, नर्व्स वेसल्स सब कुछ रिटेन करते हैं और मोस्ट ऑफ द लिगामेंट्स को भी रिटेन करते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट नाम सुन के घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी सर्जरी ऑब्वियसली है, मेजर सर्जरी, लेकिन ऐसा नहीं है कि घुटना निकाल के नया लगा रहे हैं। तो एक तो बात हुई कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेन फील कर रहा है कोई पेशेंट, लेकिन एक कंडीशन आती है जहाँ पर डॉक्टर ये सजेस्ट करता है कि अब आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए, तो वो कौन सी कंडीशन है? अगेन नी रिप्लेसमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ एंड स्टेज आर्थराइटिस के लिए करते हैं, विच मीन्स कि घुटने के ऊपर का जो कार्टिलेज है, अगेन किसी भी जॉइंट में जहाँ हड्डियाँ डायरेक्ट टच में आने वाली हैं वो हड्डियों के ऊपर ऐसे एक स्मूथ सी लेयर होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। अगर ये कार्टिलेज किसी भी कारणवश सीवियरली डैमेज हो जाए, थोड़ा बहुत डैमेज नहीं, अगर इतना डैमेज हो गया है कार्टिलेज में कि अब हम दवाइयों से, फिजियो से, इंजेक्शन से इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसी केस में हम नी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन देते हैं। नाउ ये कार्टिलेज का जो डैमेज है वो कई प्रकार से हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो हमारे कंट्री में या वर्ल्ड ओवर जो सबसे कॉमन कारण है जो नी को कार्टिलेज को डैमेज करता है उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो कि एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर है। सेकंड कॉमन कारण है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जैसे आपने सुना होगा गठियाबाई, उसमें मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, नी जॉइंट काफ़ी कॉमनली इन्वॉल्व होता है, तो उसमें भी कार्टिलेज डैमेज अगर हो गया है, काफ़ी हद तक डैमेज हो गया है, तो हमें नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। थर्ड थिंग इज देखा गया फ्रैक्चर्स में, जैसे हड्डी का फ्रैक्चर होता है उसी प्रकार अगर वो फ्रैक्चर जॉइंट तक पहुंच जाए और कार्टिलेज को डिस्टर्ब और डैमेज कर दे सीवियरली, तो फिर हो सकता है नी रिप्लेसमेंट करना पड़े। इसके अलावा कई इन्फेक्शंस हैं जैसे ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस या सेप्टिक आर्थराइटिस, अगर जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए और उस इन्फेक्शन की वजह से कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो भी हो सकता है कि हमें नी रिप्लेसमेंट करना पड़े। तो कोई कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं क्या इन सब सर्जिकल ट्रीटमेंट के दौरान? हाँ, कॉम्प्लिकेशन जो है जिसकी वजह से लोगों में इतना भय होता है, मैं लेट मी क्लैरिफाई, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लेकिन इनका इंसिडेंस बहुत कम है। ये इतना ही है जितना कि सड़क पर चलने पर आपको कोई एक्सीडेंट का रिस्क है जिसकी वजह से आप सड़क पर चलना बंद नहीं करोगे, राइट? बहुत ही मिनिमल सा रिस्क होता है, उसको भी अगर हम प्रिकॉशंस लें तो हम बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। तो इन जनरल लेस देन 1% का भी हमारे सेंटर में, तो लेस देन 0.1% का जो कॉम्प्लिकेशन रेट है। और कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो वन ऑफ द ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन इज इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन अगर हो जाए तो फिर घुटना ख़राबी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे सीट बेल्ट लगा के चलें, तो एक्सीडेंट का जो डैमेज है उसके चांसेस कम होंगे। सिमिलरली अगर हम पेशेंट सिलेक्शन अच्छा रखें, जो क्योंकि ब्रॉडली हम जितने भी कॉम्प्लिकेशन की बात करें वो डिपेंड करता है 3 चीज़ों पर। एक, पेशेंट कैसे हैं, पेशेंट फैक्टर्स होते हैं, अगर पहले से पेशेंट की इम्यूनिटी कम है तो इन्फेक्शन हो सकता है। अगर मसल्स काम नहीं करते, नर्व्स का डैमेज है तो डैमेज हो सकता है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर सर्जिकल फैक्टर है। अगर सर्जन का एक्सपीरियंस कम है, सर्जन ने नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज नहीं करी है, हो सकता है कि उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, उनकी ट्रेनिंग किसी और चीज़ में ही हुई है, वो एक फैक्टर हो सकता है। थर्ड थिंग इज इम्प्लांट फैक्टर या टेक्निकल फैक्टर। तो अगर हम टेक्नोलॉजी सही यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर हम इम्प्लांट जो है वो अप्रूव्ड इम्प्लांट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वैसे केसेस में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इन्फेक्शन के अलावा जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है बहुत रेयर है, लेकिन वंस इन अ वाइल यू कैन सी ब्लड क्लॉट। तो ब्लड क्लॉट्स के लिए भी अवॉइड करने के लिए कुछ तरीके होते हैं जो कि हम फॉलो करते हैं। कुछ लोगों को एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं,
कई बार घुटनों में पेन या डिफॉर्मिटी, टेढ़ापन परसिस्ट कर सकता है, लेकिन ये सब यदा कदा होते हैं। अगर आप अच्छे सेंटर पे सही सर्जन से ऑपरेट करा रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो इसका सक्सेस रेट क्या है? कोई भी पेशेंट या कोई भी मरीज यही पूछना चाहेगा कि अगर मैं नी रिप्लेसमेंट करा रहा हूँ तो इसका सक्सेस रेट सबसे पहले जानना है। तो सक्सेस रेट जो है एक वर्ड में डिफाइन करना या नंबर्स देना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर पेशेंट सिलेक्शन अच्छा रहा है, सब कुछ इम्प्लांट्स अच्छे यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स क्लोज टू 100%। यस, क्लोज टू इट। ओके। सो पेशेंट तो वैसे ही बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और डॉक्टर्स को देखकर तो वैसे ही उनको लगता है कि पता नहीं क्या ही होने वाला है हमारे साथ। तो एक डॉक्टर या आप खुद ही जब पेशेंट्स को देखते होंगे तो उन्हें कैसे आप प्रिपेयर करते हैं कि उन्हें नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए, मेंटली प्रिपरेशन जो होती है? आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा पेन में होने के बावजूद सर्जरी कराने से बहुत घबराते हैं, है ना। तो इसमें सबसे इजी तब होता है जब पेशेंट ने अपने किसी रिलेटिव को देखा हो ऑपरेशन के दौरान या उसके बाद का फेज़, है ना, तो उनको प्रिपेयर करना आसान होता है। लेकिन ऐसे लोग जो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं हैं, अभी चल रहा है काम, जिनका ज़्यादा कदा पेन होता है, उनको ये बताना कि आपकी प्रॉब्लम बिगड़ने वाली है, ये मुश्किल होता है। तो हम उन्हें ये बताते हैं कि आप नेगेटिव रिव्यूज़ या फिर फीडबैक की तरफ ना जाएं। जिन्होंने ऑपरेशन कराया नहीं, आपको बता नहीं सकते कि कैसा रिजल्ट आएगा, तो गो टू एन एक्सपर्ट, आप उनसे बात करें, नॉट नेसेसरीली मेरे से, आप कोई और सेकेंड थर्ड ओपिनियन भी लें। अगर आपको वाकई ज़रूरत है नी रिप्लेसमेंट की तो इट वर्क्स वंडर्स। इसको बहुत ही अच्छी सर्जरी मानी जाती है बिकॉज रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, और इसलिए पिछले सालों में कुछ डिकेड्स में इसका इंडिकेशन भी बढ़ गया। पहले कुछ लिमिटेड चीज़ों के लिए करते थे, अब बहुत सारे कंडीशन में हम करते हैं। तो मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है। अगर आपको फ्रैक्चर होता है तो आप इतना नहीं सोचते, फ्रैक्चर का दर्द आप चाहते हो तुरंत ऑपरेट हो जाए, लेकिन नी आर्थराइटिस है वो ग्रेजुअली डेवलप कर रहा है। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका जो एक्टिविटीज़ हैं कितनी कम हो चुकी हैं। आप सोशल गैदरिंग में नहीं जा पा रहे हो, आप मॉल या फिर किसी फंक्शन में जाने में 4 बार सोचते हो जस्ट बिकॉज आपको घुटने में दर्द है। एग्जैक्टली। तो ये आप धीरे धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन आप सर्जरी डिले कर रहे हो जितना ज़्यादा, आपकी बाकी चीज़ों को भी इफेक्ट हो रहा है। आप बाहर नहीं निकलोगे, डिप्रेशन होगा, आप चलोगे नहीं, आपके हार्ट में, आपके लंग्स में जो है प्रॉब्लम आएगी। पेन किलर्स लोगे, लिवर किडनी को फ़र्क पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का प्राइस जो है आप पे कर रहे हो जस्ट बिकॉज आप ऑपरेट नहीं करा रहे हो। अगर आपको सही में ज़रूरत है तो हम उनको बताते हैं कि आप गेट ऑपरेटेड, और ज़्यादातर मरीज़ यही कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद सिर्फ इतना ही सा था तो हमें पहले करा लेना चाहिए था। ओके, तो मतलब ये चीज़ है कि उन्हें जो चीज़ बाद में महसूस होता है वो सोचते हैं कि हमें पहले ये चीज़ क्यों नहीं करा ली। ये तो बात हो गई कि मेंटली कैसे प्रिपेयर किया जाता है किसी पेशेंट को, लेकिन अब बात आती है कि सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर एनी पेशेंट और नॉट? नहीं, मैंने पहले ही बताया आपको कि सर्जरी इज़ एन ऑप्शन ओनली फॉर एंड स्टेज। यस, एंड स्टेज आर्थराइटिस, यानी सीवियरली डैमेज कार्टिलेज में ही करते हैं। अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें कि हम पहले क्या कर सकते हैं, यानी कि अर्ली आर्थराइटिस है, यानी कि अगेन कार्टिलेज डैमेज होना स्टार्ट हो गया है बट पूरा डैमेज नहीं हुआ, या बहुत मिनिमल सा 10-15% डैमेज हुआ है, तो हमें सारे प्रिकॉशन स्टार्ट कर देने चाहिए। मैं बात करूंगा आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जो कि सबसे नंबर 1 कारण है। तो इसके लिए है कि वज़न सबसे पहले आप अपना चेक में रखें। BMI जो है उसको अगर आप कंट्रोल में रखते हो, घुटनों पे एक्स्ट्रा लोड अगर नहीं आता है तो अब आप घुटने को बचा सकते हो, उसकी लाइफ बढ़ा सकते हो। दूसरा ये है, अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसे है कि आपको नीचे बैठना ज़्यादा पसंद है पैर मोड़ के, वो चीज़ें आप अवॉइड करोगे। आपको अगेन अगर घुटने के डैमेज स्टार्ट हो गया है तो ट्रेडमिल जैसी एक्सरसाइजेस नहीं करोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डेली नी एक्सरसाइजेज करोगे। कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर आपको क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बता सकते हैं, घर बैठे आप कर सकते हो। अगेन वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है आपकी नी आर्थराइटिस के प्रोग्रेशन को स्लो करने में। ऑब्वियसली हमें खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा, जंक्स नहीं खाएं, विटामिन D, B12, कैल्शियम, ये सारी एडिक्वेट मात्रा में लेते रहें, तो इनसे बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। ये हो गई ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात। अगर आपको कोई और कंडीशन है जिससे आप एट रिस्क हो एंड से आर्थराइटिस और नी रिप्लेसमेंट के लिए प्रोन हो, तो गठिया का मेडिकल इलाज आप नियमित रूप से लेते रहें। आपको कोई फ्रैक्चर या लिगामेंट या मेनिस्कस इंजरी हुई है, उसका समय रहते इलाज करा लें। कोई इन्फेक्शन है उसको ट्रीट कराएं। अगर ये सारे प्रिकॉशंस आप लेते रहोगे तो हो सकता है कि आप आर्थराइटिस
इतना डेवलप ना करो कि सर्जरी की ज़रूरत पड़े आपको। तो अगर कोई व्यक्ति सर्जरी करा लेता है तो क्या उसे योगा जैसी चीज़ें या कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कितने समय के बाद करनी चाहिए? सो एक्सरसाइजेज करनी चाहिए ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिकवरी फेज़ में। क्वाड्रिसेप्स की, हैमस्ट्रिंग की, एंकल की, सबकी, इवन हिप की एक्सरसाइजेस, कोर ग्रुप एक्सरसाइजेस पोस्ट सर्जरी हम चाहते हैं कि आप सब करें, जिससे कि आपकी रिहैबिलिटेशन बहुत अच्छा होता है। जैसे आपने योगा की बात की, तो योगा एज सच हम ब्लैंकेट नो नहीं कह सकते, लेकिन योगा के कुछ पोजेज हैं जिसमें नी को डीप बेंडिंग चाहिए होती है या नीचे बैठना पड़ता है, वो पोजेज हम मना करेंगे आपको, क्योंकि उससे जो बीच में पॉलीथिलीन हम यूज़ कर रहे हैं इम्प्लांट का, उसकी लाइफ कम होती है। तो हम ऐसी एक्सरसाइज जिसमें कि डायरेक्ट इम्पैक्ट आए घुटने पे, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसी चीज़, या फिर जिसमें पैर को 90 डिग्री 120 डिग्री से ज़्यादा मोड़ना पड़े, वो आप अवॉइड करना चाहिए। और एक पेन फैक्टर भी आता है कि नी रिप्लेसमेंट को लेकर सबसे ज़्यादा डर तो किसी भी पेशेंट में पेन को लेकर ही रहता है। तो पेन मैनेजमेंट को लेकर, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, तो ये क्या फैक्टर है कि पेन रिलीफ कैसे होता है? बिल्कुल सही कहा आपने। पेन जो है सबसे नंबर 1 कारण है जो लोग इस चीज़ से डरते हैं और देखते हैं वो कि अरे उनको इतना ज़्यादा पेन हुआ, ऑपरेशन के बाद महीनों तक पेन रहा। तो पेन 2 फेजेस में होता है, एक सर्जरी के तुरंत बाद वाला पेन, और उसके बाद होता है फिजियोथेरेपी के या एक्सरसाइजेज वाला पेन। तो जो इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी पेन होता है, आज की डेट में अगर अगेन हम मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक यूज़ करें, जिसमें कि मांसपेशियों को कम काटना पड़ता है, स्किन डैमेज या सॉफ्ट टिश्यू के साथ जो छेड़खानी वो कम होती है, तो पेन पोस्ट ऑप कम होगा। बोन कम काट रहे हैं, लिगामेंट प्रिजर्व कर रहे हैं, इन सब अगर हम अच्छा टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो वैसे ही पेन जो है, पेन का सोर्स हमने कम कर दिया। और दूसरी चीज़ है कि थोड़ा बहुत तो पेन होएगा ऑपरेशन का, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है, जिससे कि हम एक पतली सी जो सुई है वो स्पाइन में जाती है और हम उसको 2-3 दिन तक वहाँ ट्यूब को रख सकते हैं, और ज़रूरत के हिसाब से जिसको जितना पेन है उस हिसाब से वो दवाई खुद भी कंट्रोल करके ले सकते हैं। तो हमने देखा है ऑलमोस्ट 90% पेशेंट जो हैं कोई सीवियर पेन, 99% पेशेंट सीवियर पेन की कंप्लेन नहीं करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव जो भी पेन होता है वो टॉलरेबल होता है, इट्स नॉट पेनलेस बट इट्स विद इन योर लिमिट्स, और दवाइयाँ जो दी जाती हैं वो सब काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। रही बात पोस्ट सर्जरी जो आने वाला रिकवरी फेज है, उसमें जो पेन होता है, तो उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप कोई भी फोर्सफुल एक्सरसाइजेज ना करें। फिजियोथेरेपिस्ट को अगर बुला रहे हैं, कई बार फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप बुला भी रहे हैं तो उनसे ज़बरदस्ती कोई पैर मुड़वाना या फिर लगातार एक्सरसाइज करना, थकने के बावजूद करना, ये सारी चीज़ें अगर अवॉइड करोगे तो आपको पेन ज़्यादा नहीं होगा, और हाई वाला पेन तो कभी नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। दैट्स सो नाइस कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि पेशेंट के लिए जो है पेन रिलीफ का एक मॉडर्न तरीका आ चुका है। बस आखिरी मेरा सवाल आपसे और होगा कि और हर पेशेंट का, हर मरीज़ का ये सवाल हो सकता है कि खर्चा कितना हो सकता है, क्या ये सर्जरी हमारे लिए अफोर्डेबल है या नहीं है, और ख़ास करके मिरेकल्स में अगर कोई आना चाहता है तो इज़ इट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन और नॉट? बहुत ही सब्जेक्टिव सवाल है, लेकिन ठीक है, मैं ये कहूँगा कि आज की डेट में काफ़ी अफोर्डेबल हो गया है, ऑल थैंक्स टू द गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने इम्प्लांट के प्राइसेस पे कैपिंग कर दी है। तो इम्प्लांट जो है, जो पहले 1.5-2 लाख का आता था, वो इम्प्लांट आज की डेट में अराउंड 70-75,000 का आ जाता है, ऑलमोस्ट हाफ दैट प्राइस। ठीक है। दूसरा जो खर्चा मेजर पार्ट होता है वो हॉस्पिटल का होता है, हॉस्पिटल स्टे का, और जो दवाइयाँ जो यूज़ हो रही हैं, ये सब, ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करेगा। मिरेकल्स में मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग पैकेज हैं वो 2 लाख के करीब होता है, और जिसमें कि हम बेहतरीन इम्प्लांट, ये जो इम्प्लांट बता रहा हूँ मैं, इम्पोर्टेड इम्प्लांट होता है, लोकल इम्प्लांट्स हम नहीं यूज़ करते हैं, और इसमें बहुत अच्छी सर्विस मिलती है, और इससे ऊपर भी पैकेजेस जाते हैं डिपेंडिंग ऑन इंश्योरेंस एंड ऑल। और किसी को अगर ये सुविधा लेने में भी दिक्कत है तो फाइनेंसिंग की भी आजकल बहुत इजीली फाइनेंस हो जाता है, बहुत सारी सर्विसेज हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमित, थैंक यू सो मच। थैंक यू अगेन फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक्स। तो ये थी पूरी जानकारी नी रिप्लेसमेंट को लेकर। आशा है कि आपके मन में जो भी सवाल होंगे उनके जवाब आपको मिल चुके होंगे, और ख़ासकर जो हर मरीज़ का एक सवाल होता है कि क्या ये मेरे लिए अफोर्डेबल है या नहीं है, तो आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल चुका होगा। पेन रिलीफ को लेकर सवाल जो था उसका जवाब आपको मिल चुका होगा, और अगर आपके मन में कोई भी और अन्य सवाल हैं तो वो आप मुझे भेज सकते हैं, जिससे कि वो सारे सवाल जो हैं हम डॉक्टर सुमित से दोबारा से पूछ सकें। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ यूं ही बने रहिए।